डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है भाई? वालेकुम सलाम सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है जी आप लोग और आपकी फैमिली खैरियत के साथ होंगे। तो इस दुआ के साथ स्टार्ट करें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मुसीबत वबा और मर्ज़ से महफूज रखे। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड, अल्लाह ताला उन्हें से तंदरुस्ती अता फरमाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्वर की कुछ प्रैक्टिस की होगी। और एक एग्जांपल मैंने कहा था कि आपने प्रैक्टिस करना। दो ऑप्शन थी, हाउ कैन वी फाइंड आउट द ग्रेविटी मॉडल, हम कैसे फाइंड करेंगे। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है। और इसका जो टाइटल है अभी सामने, हम कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 14? ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। ठीक है जी। और हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इन अ सप्लाई चेन। मनवर बेटा, मुझे आपने एक रिमाइंडर देना है, मैंने अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है जी, चंद अनाउंसमेंट्स करनी है मैंने, तो जब ओके मैक्सिमम सर। स्ट्रेंथ हो रही मुझे आपने रिमाइंडर देना है। ओके सर। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, हम आज चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं, रोल ऑफ आर ट्रांसपोर्टेशन इन अ सप्लाई चेन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सप्लाई चेन, component of a supply chain? It plays very important and the vital pivotal role in a supply chain. तो कौन शेयर करेगा? ऑलरेडी हम इसका ओवरव्यू ले चुके हैं, मे बी लेक्चर 1 की बात है। तो व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन मोड, क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इन अ सप्लाई चेन। और इस लेवल पर वी शुड फेमिलियर व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सप्लाई चेन। हाँ जी, एनीवन मे आंसर? हाँ जी प्यारे बच्चों, भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन किया जो हमने कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन है क्या भाई, एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन द सप्लाई चेन। कैन आई? यस यस बिल्कुल जी, भट्ट साहब वेलकम। सर मेजर रोल होता है सर ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी सप्लाई चेन में, या ये स्टार्ट से लेके एंड कंज्यूमर तक अपना रोल अदा करती है, रॉ मटेरियल से लेकर और वेयर हाउसेस तक, रिटेलर शॉप तक। सो सर ट्रांसपोर्टेशन का काफी मेजर रोल होता है सर सप्लाई चेन। एक्सीलेंट, वेल डन भट्ट साहब। एनी अदर आंसर, एनी अदर देन भट्ट साहब? बच्चों ये फुल फ्लैज नेम ऑफ अ कोर्स, अभी तो आप फाउंडेशन कर रहे हैं ना। ये जितने भी चैप्टर्स हैं कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर जो आपके पास आएगा या फ्यूचर के अंदर, ये इनकी सर्टिफिकेशन है। ऑल ऑफ देम आर स्पेसिफिक नेम ऑफ आ डिसिप्लिन्स हैं जितनी भी अभी आपने स्टडी किए हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं, तो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट।
हाँ जी, भट्ट साहब के अलावा मैं वेट कर रहा हूँ अभी कोई मुझे अपना इनपुट दें, आपका मुझे चाहिए इनपुट कि बड़ा सिंपल सा जेनेरिक सा क्वेश्चन, अगर कोई टेक्निकल होता ना तो मैं आपसे बेटा पूछता ही ना, कोई डिफिकल्ट होता तब भी ना पूछता, पहले बताता फिर पूछता। ये तो ऐसी चीज़ है जो हमने कई दफ़ा डिस्कशन की है, नॉट इन चैप्टर नंबर 1, आल्सो मैनी मैनी अदर चैप्टर एज वेल। हर चैप्टर के अंदर इसका सम सॉर्ट हमने इसको सम एक्सटेंट इसको डिस्कस किया है। सर आज मैं इसको मैं हाँ जी बिल्कुल जी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा बोले, मैं आपको अरसलान सुन। इकबाल है सर। हाँ जी अस्सलाम बेटा बोले। सर किसी भी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, होलसेलर से लेके रिटेलर, रिटेलर से लेके एंड कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डन अरसलान इकबाल, ऑलमोस्ट वही जो भट्ट साहब ने एक्सप्लेन किया उसी तरह अरसलान ने किया। तो ये स्लाइड नंबर 1 आपके पास है, मैं वेट कर रहा था कुछ लोग हम ज्वाइन करें। अब आते हैं जी स्लाइड नंबर 2। हियर इज अ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर नंबर 14। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, जस्ट आप रीड करें और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंटेंट। सर Munawar, हाँ जी मुनव्वर बेटा बोले। and learning objectives. Understand the role of the different transportation modes in a supply chain. Discuss the role of the infrastructure and policies in transportation. Identify the relative strengths and weaknesses of the various transportation network design options. Understand some success factors in a responsive network for same day of delivery. वेल डन जी। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव। तो ये स्लाइड नंबर 2 है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की स्लाइड नंबर 1 थी, फ्रॉम 1 to 4। इसको हमें अभी 1 by 1 इसको इन डिटेल डिस्कशन इस पर होगी। अब आती है जी मुझे दूसरी स्लाइड नंबर 3 है, ये सेकंड स्लाइड है ऑब्जेक्टिव्स की। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट रीड करे, फिर मैं ऐसे फॉर्मली चैप्टर नंबर जो 14 है 1 by 1 हर ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनीवन मे स्टार्ट, एनीवन मे रीड। Evaluate trades-off that shipper needs to consider when designing a transportation network. Design a tailored transportation network in a supply chain. ठीक है जी, वेल डन भाई। लो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो आंसर मुझे दिए, बहुत सारे आंसर आए हैं, भट्ट साहब ने किया और अरसलान ने भी बोला है कि डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ अ सप्लाई चेन। इन अ स्लाइड नंबर 4 आपको विजिबल है। ये क्या करती है, मूव करती है, मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट आर इन्वेंट्री फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन अलोंग द सप्लाई चेन। अभी जो आपने बात की है, स्टार्ट फ्रॉम अप स्ट्रीम अप टू अ डाउन स्ट्रीम, ये मूव करती है। ये बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, मूवमेंट ऑफ अ इन्वेंट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन अलोंग द सप्लाई चेन, सप्लायर से लेकर एंड यूजर एंड कंज्यूमर तक। दिस इज द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों जब भी आपने अपना मॉडल सेट करना है ना जी, अब हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरफ और मोड की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले मोड डिफाइन करेंगे, फिर एक मॉडल डेवलप करेंगे। तो आपने देखा ना कि वंस अगेन व्हाट इज द बिजनेस स्ट्रेटजी, अगेन एंड अगेन रेफरेंस दिया जाता है कि व्हेन एवर वी गोइंग टू स्टार्ट एनी न्यू content of a supply chain or any kind of content, what is required, what is the business strategy of a specific organization, that is very very important। जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी, आपका अपना बिजनेस है, औरंगजेब लेट से उसका अपना बिजनेस है या मैनेजर है, किसी को रन कर रहा है, या मुनव्वर अली मुझे नज़र आ रहा है, इरफान इकबाल है, आमना मकबूल है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी का जो प्री रेक्विजिट है फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ योर बिजनेस स्ट्रेटजीज। इसलिए मैं अगेन एंड अगेन जब भी हम स्टार्ट करते हैं, इतनी दफ़ा हमने इसको डिस्कशन किया और इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अभी क्यों डिस्कशन करते हैं मैं आपको
लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ भी हर लेक्चर के अंदर जस्टिफाई किया जाता है भी हम ये काम कर रहे हैं, हर क्यों कर रहे हैं, रीज़न उसकी है। तो वही है बाय द वे, उसी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर हाउ मेनी आर द बिजनेस स्ट्रेटजीज। अगर जस्ट रिकॉल करें अपनी अपनी मेमोरी को, चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड हमने जब भी कोई नया चैप्टर, नया कंटेंट हमने स्टार्ट किया है, नया कंपोनेंट, कोई नया ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, तो हम वंस अगेन उसको देखते हैं भी आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है कि आपकी बेस क्या है, किस बेस पर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। हाँ जी, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को हम रन कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसकी बेसिस पर किसी ना जेनेरिक होते हैं, और वो ही आपकी सारी जो स्ट्रेटजी है उसका न्यूक्लियस होता है, और राउंड करती हैं जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं। एक बेसिक आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वही सप्लाई चेन के साथ हम कहते हैं ना अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो पहला काम क्या होता है कि हमने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, उसके बाद आती है कि सप्लाई चेन, उसके बाद उसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर है ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ जी, कौन बताएगा भाई? नॉट वन टाइम। हाँ जी सर आपके प्रोडक्ट की नेचर। ठीक है, एक आंसर है, बायोफ्रूट प्रोडक्ट की नेचर है। ठीक है जी, वेल एनी अदर आंसर? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। सेकंड आंसर मुनव्वर अली। और जी तो गैस करेंगे सर, क्या ये आंसर हो सकता है? गैस करने में क्या हर्ज? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। मैंने रेफरेंस भी दे दिया चैप्टर नंबर 2 की। जब बात करें, जब चैप्टर नंबर 2 बोला जाए तो फौरन जेन में आपको आंसर में दे चुका। ऑलमोस्ट 75% आंसर मैंने दे दिया, सिर्फ 25% है। अब तमाम लोग सर वो फेमिलियर हैं। यूनिक हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट हमारी सर क्लास का नहीं है जो फेमिलियर ना हो, बट सबके जेन में आ गया, वेल डन। तभी आपने बिजनेस का बेसिक, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? आप बिजनेस रन करना चाहते हैं एट द बेस ऑफ अ क्वालिटी, जो अभी भट्ट साहब ने उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है जी, तो क्वालिटी मीन यूनिकनेस, क्वालिटी मीन डिफरेंशिएशन। प्राइस। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे? आप अपना ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस स्ट्रेटजी उसके साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो अगर तो आप करना चाह रहे हैं एट बेस ऑफ क्वालिटी, तो योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव। हम रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है जी, अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो फरूक ने बात की है, जो सेकंड पैरामीटर है, अगर हम बात करना चाहते हैं एट द बेस ऑफ अ प्राइस, एट द बेस ऑफ अ कॉस्ट लीडरशिप, तो हमारा जो सप्लाई चेन में के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होना चाहिए, डेट शुड बी वेरी इफेक्टिव और एफिशिएंट, वो होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बिजनेस के पैरामीटर्स हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। क्या आप एट द बेस ऑफ अ क्वालिटी, तो जब भी क्वालिटी आएगा तो हमने अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। और वेन एवर वी यूज अ वर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है जी, तो इट्स मीन वी आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। जिनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्राइस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो उनके लिए क्या चीज़ मैटर कर रही है? यूनिकनेस। उनके लिए क्या चीज़ मैटर कर रही है? डिफ्रेंसिएशन। उनके लिए क्या चीज़ मैटर कर रही है? कन्वीनियंस। ये चीज़ें उनके लिए मैटर कर रही हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसे हमें कमोडिटीज़ का कहते हैं, वर्ल्ड वाइड, वो अमेरिका के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो या इंडिया के अंदर या चाइना के अंदर हो। उसका बिजनेस ये कि जेनेरिक फार्मूला थंब रूल है, तो हम एट द बेस ऑफ अ कॉस्ट, वो वॉलमार्ट की एग्जांपल हम दें, वर्ल्ड वाइड या लोकली एग्जांपल हम किसी की कर रहे हैं, इम्तियाज़ की बात कर लें, रेनबो की बात कर लें, ठीक है, अल्फत या कोई भी इस तरह का जो लोकल है, जो कमोडिटीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट बच्चों उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉस्ट लीडरशिप होती है। तो ऐसे वॉलमार्ट के लिए, ऐसे तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनकी सप्लाई चेन क्या होनी चाहिए? शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्योंकि उनका रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस एट अ लो कॉस्ट। ठीक है जी, लो कॉस्ट।
लेट्स से अगर बहुत बड़ा जो जॉइंट है हमारे पास सप्लाई चेन का, उसकी एग्जांपल हर लेक्चर के अंदर इसलिए दी जाती है कि जब भी सप्लाई चेन की बात होगी इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। वॉलमार्ट की एग्जांपल देते हैं, तो हम वॉलमार्ट के जब भी कहते हैं तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से आप नोट डाउन करें तो आपने क्या लिखा है, द सप्लाई चेन ऑफ अ वॉलमार्ट इज वेरी वेरी, आप इसे कंप्लीट करें सेंटेंस को, सप्लाई चेन ऑफ अ वॉलमार्ट इज वेरी efficient sir, एफिशिएंट efficient. Efficient. एफिशिएंट, ठीक है जी, एफिशिएंट। तो ये देखें, तो जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं फौरन ज़हन में आना चाहिए कि हमारा जो टारगेट मार्केट है उसके लिए कॉस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वो वेट भी कर लेंगे। ठीक है, अगर सपोज एक मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, हम इमरजेंसी आइटम्स की बात नहीं कर रहे, रूटीन मैटर की बात हो रही है उसके अंदर, तो उस सेगमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है। तो हम सारे लोग ऐसे जो भी मीडियोकर होते हैं, तो एक क्लास होती है, एक स्पेसिफिक क्लास है जिसके लिए मैटर कर रहा है यूनिकनेस, डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, उनकी गाड़ी से भी ज़रा नज़र आ रहा होता है, उनके सेल फोन से भी पता चल रहा होता है। ठीक है जी, घरों से भी पता चल रहा होता है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि उनका अगर अफोर्डेबिलिटी है उसकी हर सेगमेंट की है या इंडिविजुअल की है, वो मैटर कर रही है। और क्योंकि सोसाइटी को आपने मैनेज करना होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है, ये डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के, तो हर ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि मेरा टारगेट कौन सा है, तो मुझे कौन से लोग चाहिए, मेरा बिजनेस की नेचर क्या है। जैसे फरूक ने भी बात किया, सलानी, मेरे बिजनेस नेचर क्या है, क्या मैं कमोडिटीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, तो कमोडिटीज़ के बच्चों में बड़ा टफ कंपटीशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। अगर आप हाई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहते, सपोज दूसरी अदर एंड है, वो कहते हैं यार उसमें बहुत रिटर्न है, अभी देखें अगर बहुत रिटर्न है उसमें हाई रिस्क भी है। अगर ऐसे आप बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर हाई रिस्क है तो उसी के अंदर हाई रिटर्न है। तो पहले तो आपने देखना है क्या आप लॉस को बेयर कर सकते हैं, आपने अपना देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, तो उसके मुताबिक आप अपना ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई चेन हम डेवलप करेंगे। अब मैं 2 एग्जांपल कोट करने जा रहा हूँ इसी का रेफरेंस कि एफिशिएंट सप्लाई चेन किस किस की है और रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन किसकी है। तो एक एग्जांपल है, तो अभी अंसारी साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे अगर उन्होंने ज्वाइन किए हैं, अदरवाइज तमाम स्टूडेंट के लिए जनरली आइकिया स्कैंडिनेवियन फर्नीचर ब्रांड है, स्वीडिश ब्रांड है आपके पास, फर्नीचर ब्रांड आइकिया। आइकिया हैज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। अब आइकिया की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है, इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 350 स्टोर्स इन अप्रोक्सीमेटली 42 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो फिगर मेरे पास है, जो डेटा है, ये 2013 का है बच्चों। अब 7 ईयर्स का, क्योंकि बुक में भी लीड टाइम होता है, साइकिल टाइम होता है। तो ये जो डेटा मैं आपको कोड कर रहा हूँ, गूगल करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये हमारे लिटरेचर के अंदर है, बुक के अंदर है, मैं उसी का रेफरेंस कोड कर रहा हूँ। तो ये 2013 का डेटा ये है। इसकी जो रेवेन्यू था आइकिया फर्नीचर का, ये जो स्वीडन ब्रांड है, इसका रेवेन्यू नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, 29.2 बिलियन। इट वाज द टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल ऑफ IKEA in 2013 वाज 29.2 बिलियन यूरोस। ये यूरोस है लिटरेचर के अंदर। इट हैज़ अ वेरी वेरी efficient and effective supply chain. Reason is, what is the business strategy of IKEA is to provide a reasonably good quality product at a very low price. जब भी आपकी अगर लो प्राइस आपके पास है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजर, वी शुड डेवलप एफिशिएंट सप्लाई चेन। ठीक है जी। तो ये जो ब्रांड आपके पास मैंने आइकिया की एग्जांपल आपको दी है, ये स्कैंडिनेवियन है, स्वीडिश ब्रांड है फर्नीचर का, और इसके मैंने बताया कि इसकी 2013 का जो डेटा मेरे पास है, इट हैड 350 स्टोर्स इन ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी अक्सर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी लेक्चर, वो होती है 7-Eleven जापान। तो बच्चों 7-Eleven जापान हैज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। नबी कैसे रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन ना, व्हाट सप्लाई चेन, व्हाट Excuse me, 7-Eleven sir. जापान। हाँ जी बेटा जी।
सर आइकिया तो अब पाकिस्तान में आना भी चाहती है ना? बेटा वो जो भी पाकिस्तान में आना चाहता है ये तो एक डिफरेंट है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है आइकिया बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं, तो ये तो अफोर्डेबिलिटी होती है ना, ये ऐसा है क्योंकि मार्केट है ये वहाँ पर है मीडियोकर के लिए कह ले, जो इसके जी रिकग्निशन है ना, तो ये एलीट क्लास का नहीं है, पहली बात ये। तो जो भी एलीट क्लास का है तो हमारे मुल्क में ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप करें कि इन टर्म ऑफ अ पॉपुलेशन, इन टर्म ऑफ अ साइज ऑफ अ मार्केट, तो आप गूगल करके मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये मेरा 6-7 के हैं, ज़रा गूगल करके मुझे बताएं। तो अगर इतनी बड़ी जो मार्केट है पॉपुलेशन के, तो हर ब्रांड आएगा, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि नेबरिंग कंट्री हमारा जब कंपैरिजन होता है पाकिस्तान का विद इंडिया, विद चाइना, उनको कंपैरिजन करके हम, ठीक है जी, हम बहुत एक उसके कंपैरेटिवली तो हमारा जो साइज है कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन किसी ने गूगल किया तो मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ अ पॉपुलेशन। ये मैं 6-7 के करीब मैंने किसी ज़माने में किया था, मुझे याद नहीं है, तो आप गूगल करके मुझे कोई बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो आंसर देना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी मार्केट है, अगर आप इफ़ यू आर रैंक नंबर 6 और 7 इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ अ पॉपुलेशन, इतनी डेंस्ड मार्केट आपकी है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है, 6 है। तो बच्चों अगर आप 6 है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, तो कौन ब्रांड नहीं चाहेगा पाकिस्तान को। लेकिन जब वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान का साथ करते हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वो करते हैं इंडिया के साथ, वो करते हैं चाइना के साथ, लेट्स रीजन के अंदर बांग्लादेश के साथ, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तब कंपैरेटिवली। अदरवाइज एज अ होल होलिस्टिक अगर देखें तो 6 इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। हर ब्रांड आना चाहेगा, कौन नहीं आना चाहेगा अभी पाकिस्तान के अंदर। और वैसे भी इकोनॉमिक का इंडिकेटर है हमारे, तो मिस मैनेजमेंट है बच्चों। अदरवाइज तो पाकिस्तान ने जो 60s और 70s के अंदर देखें, अगर टीचर हमारे भी बताते हैं, आप आज गूगल है, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन जस्ट 1 क्लिक अवे। अभी फ़रूक ने मुझे बताया कि पॉपुलेशन का रैंक है पाकिस्तान का ना 6 है। तो हर ब्रांड चाहेगा बेटा इतनी बड़ी मार्केट को। ये जेनेरिक थंब रूल मैंने आपके साथ शेयर किया। और प्री रेक्विजिट बात हो रही थी कि मैंने अभी आगे 7-Eleven जापान है कि इट हैज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न बच्चों ये है, जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो ये कन्वीनियंस स्टोर है, साइज़ कम होता है। अगर हम ज़रा कंपैरिजन करें, डिस्काउंट स्टोर हमारे पास है, कन्वीनियंस स्टोर है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट स्टोर? सबसे जो मेजर डिफरेंस है बच्चों वो क्या होता है? साइज़ का। एक जो डिस्काउंट स्टोर है, जैसे हम वॉलमार्ट की बात कर रहे हैं या और पूरी दुनिया के अंदर है में तो उसके अंदर हम ये कहते हैं, हम कह सकते हैं डजन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर आ सकते हैं। एक बहुत, क्योंकि एक तो साइज़ का डिफरेंस होता है, और जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, दे वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिव, तो वो हर लोकेलिटी के और मार्केट के अंदर होंगे। जितने भी आपको हर इजी एक्सेस जो आप लोगों की है, घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास क्या अवेलेबल है। केक्स एंड बेक्स आपके पास है, आपके पास बंदूक खान है, आपके पास गोरबे हैं। तो ये सारे के सारे किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है? ये कन्वीनियंस स्टोर है। साइज़ इनका स्मॉल होता है कंपैरेटिवली डिस्काउंट जो स्टोर है उनसे, ठीक है जी। और लेकिन आपका डे टू डे जो आपका, तो इनकी जन मोस्ट ऑफ द डे ये सप्लाई देते हैं सेवरल टाइम्स इन अ डे। 7-Eleven की जापान है वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करता है, अगर हम कहते हैं वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्रोवाइड अ फ्रेश फूड, तो ये रिप्लेनिशमेंट होती है मैनी टाइम्स इन अ डे, मे बी 3 टाइम्स, मे बी 4 टाइम्स, मे बी 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पर जो लिटरेचर हमें बताता है कि 7-Eleven हैज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, वो आइकिया ब्रांड की बात करें या 7-Eleven की बात करें या वॉलमार्ट की बात करें या अमेजोन की बात करें, इन केस ऑफ ई कॉमर्स रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अमेजोन की बात करें, वो मैकमास्टर कार की बात करें, या लोकली दराज की बात कर लें, तो एंड यूज़र एंड कस्टमर को प्रोडक्ट हम कैसे सप्लाई करेंगे? बाय अ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड के ज़रिए हम उनको सप्लाई देंगे। तो बच्चों ये हमने कुछ लोकल और इंटरनेशनल एग्जांपल किए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुड बी ईदर एफिशिएंट आर रिस्पॉन्सिव। ये देखिए वंस अगेन जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक आप उसके साथ मैच करेंगे।
मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी डिफरेंट है और आपका सप्लाई चेन जो पार्टनर है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता है और सर्वाइवल होगा भी नहीं। तो आपने देखना होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कौन सा मॉडल है और सप्लाई चेन मॉडल उसको क्या करना चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा ये बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं स्लाइड नंबर ये 4। हाँ जी, एक स्टूडेंट चाहिए अगर किसी रीड कर लिया इट्स ओके। तो स्लाइड नंबर 4 मुझे कोई स्टूडेंट रीड करेगा, स्लाइड नंबर 4। जी सर। Transportation models and their role in supply chain. Movement of product from one location to another. Products rarely produced and consumed in the same location. Significant cost component. Shipper requires the movement of the product. Carrier moves or transports the product. थैंक यू बड़ा जी फरूक साहब। अब ये देखें वो प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंजप्शन, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा डिफरेंस होता है। रेयर एग्जांपल है कि उसी जगह प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उधर ही कंज्यूम करें। तो सम एक्सटेंट, सम केसेस में जो रेस्टोरेंट है वहाँ सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी उधर कर रहे हैं, कंज्यूम भी उधर कर रहे हैं। अदरवाइज इन मोर देन 80% जो केसेस होता है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्स लोकेशन में हो रही है और हम उसे सप्लाई कर रहे हैं वाई में, जैसे लास्ट लेक्चर आई और जे से हमने रिप्रेजेंट किया था। और वर्ल्ड वाइड ये बताया जाता है, जिनके पास कॉपी पेंसिल है नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टैग प्राइस। ये लिटरेचर हमें बताता है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास प्रोडक्ट है, उस पर 100 रुपीज़ उसकी टैग प्राइस है, तो उसमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 25% इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है बच्चों। जो शिपिंग कॉस्ट हमारे पास आती है वो कितनी है, 25%। दिस इज़ टू मच। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए कॉस्ट एलिमेंट है। ये थर्ड जो मैं बुलेट पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, एक जो पार्टी है वो शिपर है। तो शिपर क्या करना चाहता है, शिपर इज द पार्टी डेट रिक्वायर्स द मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सप्लाई चेन। तो शिपर क्या चाहता है, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को मूव करना चाहता है अलोंग द सप्लाई चेन। सो दैट पार्टी इज नोन एज ए शिपर डेट वांट्स टू मूव द प्रोडक्ट अलोंग द सप्लाई चेन। और दूसरी जो पार्टी आपके पास है वो कैरियर है। तो कैरियर इज द पार्टी डेट मूव्स और ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट। जो शिपर की विश है, वांट है कि इस प्रोडक्ट को मूव करना है, तो मूव कौन करता है, कैरियर मूव करता है। कैरियर वो पार्टी है जो मूव करती है आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को एंड यूजर तक या एंड कंज्यूमर तक, और बिटवीन एनी 2 स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। सो अभी शिपर है कौन, रिपीट करेगा व्हाट इज द शिपर या हु इज द शिपर? So Joe and customer. एग्जैक्टली जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर स्लाइड नंबर 4 के, शिपर इज द पार्टी डेट वांट्स टू मूव द प्रोडक्ट अलोंग द And डिफरेंट, customer sir. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। तो कैरियर वो पार्टी है जो हेल्प आउट करती है शिपर को टू मूव अ प्रोडक्ट अलोंग द सप्लाई चेन। तो कैरियर वो कंपनीज है, तो डिफरेंट है। हम लोकल एग्जांपल ले सकते हैं, टीसीएस की एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये हमारे पास कैरियर है। और इंटरनेशनल हम फेडेक्स की बात कर सकते हैं, यूपीएस की बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ल्ड वाइड ये कैरियर्स हैं। और जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है जी, वो एक पार्सल से लेकर बहुत बड़े पैकेज तक मूव करते हैं, कंटेनर मूव करें। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दिए। जैसे कुछ कोलैबोरेशन भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो मूव करते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है। हो सकता है यूसीपी का भी किसी के साथ, कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, टीसीएस के साथ होता है। बल्कि आप बताएंगे, अगर आप लेटर रिसीव करते हैं यूसीपी से, तो वो जी कौन सा सर। कोरियर से, हाँ जी, TCS. ठीक है जी। अब इसी तरह जो मैक मास्टर कार वो यूज़ करते हैं अमेरिका के अंदर, यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस को यूज़ किया जाता है। तो ये एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन द 2 ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई भी हो सकता है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह अमेजोन का एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि ठीक है जी, आप हमारी सप्लाई देंगे टू एंड यूज़र एंड कंज्यूमर। और स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बातें हमने की थी, हमने डिफाइन किया कि अभी दो पार्टीज को आउट ऑफ 4 एक शिपर है और एक कैरियर है। लो बच्चा, पॉसिबल जो ट्रांसपोर्टेशन जो मोड है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मे बी चैप्टर 1 के अंदर स्पेशली, और ये हमारे पास हेयर इज़ द आंसर। डिफरेंट मोड है और कुछ तो आप फेमिलियर होंगे, होना भी चाहिए, लेकिन एक आपके लिए नया नाम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं एयर से, और पैकेज कैरियर अभी आपने पढ़ चुके हैं, इससे मैं अभी डिफाइन करूंगा। फिर ट्रक है यानी रोड है, फिर आपके पास रेल है, फिर आपके पास वाटर है, सेकंड लाइन आपके पास जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइन है, द लास्ट वन इंटर मॉडल है। ठीक है, ये पॉसिबल हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फिर देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एयर, व्हाई वी यूज एयर, हम भी देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। किन प्रोडक्ट्स के लिए एयर सूटेबल है, किन के लिए पैकेज कैरियर है, और किन के लिए ट्रक यूज बेटर है, और किन प्रोडक्ट के लिए रेल बेटर है, और कहाँ वाटर का रोल है, पाइपलाइन किन प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, इंटर मॉडल होता क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, कमिंग स्लाइड के अंदर इनको 1v1 इन डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये रोल है, अमेरिकन डेटा है, तो उन्होंने डिफरेंट मोड का बताया। पहला जो ये टेबल है, पहले कॉलम का टाइटल मोड है, एयर से शुरू होता है, फिर ट्रक है, रेल है, वाटर है, पाइपलाइन है, और मल्टी मॉडल है। और दूसरा जो कॉलम है इसको लिखा है फ्रेट वैल्यू लिखी है, नजर आ रहा है जी सब लोगों को? फ्रेट वैल्यू नजर आ रहा है जी, बिलियंस में लिखा है। इन 2011 का डेटा हमारे पास है। यस सर। ठीक है जी, ये तो जी सर। फ्रेट आ गया इन टर्म ऑफ वैल्यू। और यहाँ पर आपके पास लेट से पहली जो फिगर है 394 बिलियन है, एयर का जो शेयर है। उसके बाद जो फ्रेट इन टन्स, तो ये 6 मिलियन टन आ गया। आगे एक वर्ड यूज है फ्रेट टन माइल्स, और ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं बिलियंस। कौन मुझे बताएगा, गैस करें। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला जो कॉलम है मोड का है, दूसरा जो कॉलम है फ्रेट वैल्यू का है, थर्ड जो है इन टर्म ऑफ वेट टन्स आ गया। ये जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कॉलम है, इसका टाइटल है फ्रेट टन माइल्स। देखें कौन इसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों से जनरली कोई भी आंसर कर सकता है। सर ये रिलेटेड मेरे ख्याल से ये होगा कि फ्रेट का पर टन के हिसाब से कितने माइल, यानी कि डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वेट। ठीक है, एक आंसर आ गया जी, अहमद नवीर। एनी अदर आंसर? सर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कंटेनर्स वगैरह जब हम भेजते हैं तो उसमें सर वेट, और उसके बाद आपका जब शिपिंग करते हैं तो सर उसमें वो आपका यानी कि कितना ये एरिया कवर करेगा सर, उस हिसाब से भी तो शिपिंग होती है। आई थिंक ये वही चीज़ है। ठीक है जी, फरूक असगर दूसरा आ गया जी। अंसारी साहब हैं, अंसारी साहब। अच्छा जी, हमारा सीआर नजर भी नहीं आ रहा जी, सीआर भी नजर नहीं आ रहा, अंसारी नजर नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, अंसारी साहब क्या करते हैं फिर? ये थर्ड कॉलम का फोर्थ कॉलम को कौन एक्सप्लेन करेगा जी? यहाँ लिखा है जी फ्रेट टन माइल्स, तो आप तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे सेट करते हैं जी? ये क्या चीज होगी सर? ये फ्रेट टन्स, सर उसका जो वेट है। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली चलो मैंने प्यारे कभी बच्चों, सुना नहीं है तो चलो सॉरी। कोई बात नहीं। ये स्लाइड नंबर 6 विजिबल है जी, पहले ज़रा नोट डाउन कर ले, जिनके पास कॉपी पेंसिल है तमाम बच्चे ज़रा नोट डाउन करें, मैं इससे ज़रा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो फ्रेट टन माइल्स है और ब्रैकेट के अंदर बिलियंस लिखा है, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों पॉइंट ये लिखना, अ टन माइल इज डिफाइंड एज, a ton mile is defined as 1 ton of a freight, 1 ton of a freight shipped for 1 mile, for 1 mile. मैं रिपीट कर रहा हूं, a ton mile is defined as 1 ton of a freight shipped for 1 mile. कोई रिपीट करेगा बच्चों? आपने क्या लिखा है प्लीज? सर इसकी समझ नहीं लगी है। आप जरा बोल दे, मैं सर एक्सप्लेन कर देता हूं। a ton mile is defined as 1 ton
if a freight shipped from 1 mile. ठीक है जी, अब बच्चों मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बड़े सिंपल से लेमैन की टर्म के अंदर ये है, एक टन को अगर 1 माइल तक हम मूव करें उसकी कॉस्ट क्या आती है। देखो जी, हमने शिपमेंट मूव करनी है ना, तो वेट आ गया, वेट में होगी, केजी के अंदर होगी, टन के अंदर होगी। अब मूव करनी माइल्स आएंगे ना जी, और पाकिस्तान के अंदर हम इसे किलोमीटर कह सकते हैं या केजी के अंदर है, क्योंकि अमेरिकन टर्म उसने यूज किया है, क्योंकि लार्ज स्केल के अंदर अगर बल्कि आइटम्स है तो टन के अंदर होगा, अगर हैवी आइटम्स है, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो आप ये वेट आ गया, ये जो शिपमेंट है उसका वेट पर माइल, इसके मुताबिक आप रेट या फेयर हम सेट करेंगे। हाँ जी, हमजा बिन खालिद अंसारी, ऐसे करते हैं बेटा या समथिंग एल्स? यस यस सर, सर वो आप टीसीएस पे करते हैं ना अगर, तो हाँ जी, वो कैलकुलेट करते हैं पहले रेट आपका, उसका शिपमेंट डायमेंशंस चेक करते हैं प्रोडक्ट की, उसके मुताबिक वो कैलकुलेशंस करते हैं कि रीजन वाइज कैलकुलेट किया होता है, इस रीजन में इतना चार्जेस है, इस रीजन में इतने चार्जेस हैं। ठीक है जी, वेल। तो बच्चों वंस अगेन सिंपल वर्ड के अंदर है कि ट्रांसपोर्टेशन जब हमने कॉस्ट आएगी तो हम कहेंगे वेट और डिस्टेंस, वेट और डिस्टेंस के मुताबिक। वेट का यूनिट उन्होंने लिखा है टन और डिस्टेंस का यूनिट है माइल। तो पाकिस्तान के अंदर हम किलोमीटर यूज करते हैं तो हम लोकल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। पर किलोमीटर पर टन रेट क्या होगा इस फ्रेट की शिपमेंट का? बात क्लियर होगी जी बच्चों? हाँ जी, मुझे रिस्पॉन्स जी चाहिए सर। भी बात। जी ठीक है सर। जी, यस सर, अभी क्लियर। भी आपके, ठीक है जी। तो ये उन्होंने बताया जी अमेरिका के अंदर, अहमद ने लिखा जी, अ टन माइल इज डिफाइंड एज 1 टन ऑफ अ फ्रेट शिप फॉर 1 माइल। एक्सीलेंट बेटा जी, अहमद नबीन ने यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के भेजा। तो राइट आंसर है जी ये आप लोगों का। तो ये हमारे पास जो पहला कॉलम है ये एयर का शेयर है, जो फ्रेट है इन टर्म ऑफ अ वैल्यू वर्थ, जो हम शिपमेंट मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट की 394 बिलियन है। और टन हम करते हैं 2011 की बात है, सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, 6 मिलियन है। और उसका जो एक्सपेंडिचर आए हैं वो 11 बिलियंस आए हैं। और जीएनपी के अंदर या जीडीपी के अंदर उसका जो, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 62 बिलियन डॉलर्स है। ये सिर्फ एयर की बात हो रही है। इसी तरह ट्रक का देख लें और मुझे बताने कि किसका मैक्सिमम है, जितने भी मोड हैं फ्रॉम एयर से लेकर मल्टी मोड तक, आपको मैक्सिमम नजर आ रहा है जी? किसका मैक्सिमम नजर आ रहा है जी? फ्रेड की वर्थ भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। मल्टी मॉडल का तो उन्होंने ब्लैंक लिखा सर है जी, वो डेटा ट्रक। तो उनके पास ट्रक है है। ही नहीं। हाँ जी, एक्सीलेंट भी। ट्रक बड़ा बाय पॉपुलर रोड। अमेरिका के अंदर। ट्रक की का आपको बताऊंगा ये सबसे पॉपुलर क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे एक पूरी बच्चे एक स्पेसिफिक साइंस भी है कि मौज है और बड़ा अच्छा खासा उससे हाईली पे किया जाता है। ये इतनी ज़्यादा हाईली पेड जॉब क्यों है, रीज़न क्या है, और इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है, ये भी है। और स्पेशली जो बिजनेसमैन होगा वो ज़्यादा इसको बताएंगे भी इसका बेनिफिट क्या होता है अगर हम ट्रक को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर, एज़ कम्पेयर टू रेल, एज़ कम्पेयर टू वाटर, एज़ कम्पेयर टू पाइपलाइन। मल्टी मॉडल क्या होता है अभी मैंने इसे एक्सप्लेन करना भी किया नहीं। ये कम्बिनेशन है, ब्लेंड है ऑफ एनी गिवन 5 मॉडल। अगर दो को ज्वाइन कर ले, लेट से मैं ट्रक को रेल को ज्वाइन कर ले, तो इसके मीनिंग है आपके पास इंटर मॉडल या मल्टी मॉडल हम यूज़ करते हैं। एट अ टाइम वी आर यूजिंग मोर देन 1 मोड्स। तो ये मल्टी मॉडल आपके पास आ गया या इंटर मॉडल आपके पास आ गया। हम ट्रक को रेल के साथ यूज़ कर सकते हैं, हम रेल को वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए दोनों चीज़ें मल्टी मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर इंपोर्ट ज़्यादातर कहाँ होगी, अगर शिप के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि आइटम्स हैं, कंटेनर की फार्म के हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कराची के अंदर या अभी ग्वादर के अंदर। और रीज़न ये भी है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो चाइना हमें क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ हम करेंगे जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक, और 5 मिनट्स के बाद आते हैं और इसी से हम अपना ये लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये प्रेयर ब्रेक है और इसके बाद मिलते हैं। जाना आप लोगों ने कहीं है सर, नमाज के लिए जा सकते हैं।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा कि प्यारे बच्चों, अभी ये स्लाइड देखें। मीन वाइल मैं अटेंडेंस आपकी मार्क करता हूँ और अटेंडेंस के बाद मैंने अनाउंसमेंट्स करनी है। तो मुनव्वर मुझे आपने रिमाइंडर देने यार है। ओके सर। आप स्लाइड नंबर 7 देखें। और जब तक आप स्लाइड नंबर 7 देख रहे हैं तो मीन वाइल मैं ना आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। जो एब्सेंट है 1 सेकेंड उन्हीं के नाम बोल दूंगा जो एब्सेंट है। मुनव्वर अली फॉर द टाइम बिंग बेटा मैं आपको बना रहा हूँ अटेंडी, उसके बाद दोबारा प्लीज एंटर करने देता हूँ। ओके सर। मोहम्मद अली सदीक जो हमारा CR वो आज मुझे एब्सेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद है जी हमज़ा महमूद एब्सेंट है। मोहम्मद अब्दुल्ला सत्तार एब्सेंट है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला सत्तार मुझे नज़र नहीं आ रहा जी। के बाद शाहिद अफजल एब्सेंट है। शाहिद दानिश फवाद एब्सेंट है। दानिश फवाद मोहम्मद मोहिद महानूर तारिक एब्सेंट है। और एक राय आज एब्सेंट है। कौन से वाला? राय उमर भी। सर महानूर प्रेजेंट है। महानूर तारिक प्रेजेंट है। बड़ा नजर नहीं आ रही बेटा यार। ठीक है ठीक है। महानूर तारिक की बात कर रहा हूँ, आमना की बात नहीं कर रहा हूँ। महानूर तारिक ठीक जी। महानूर बेटा मुझे नजर आ गया, मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया जी। मोहम्मद उस्मान तारिक एब्सेंट है। मोहम्मद उस्मान तारिक। सर उमैर खान प्रेजेंट सर। बेटा मेरा खान का मैंने बोला ही नहीं।
मेरा खान आप मुझे नजर नहीं आ रहे, किधर हो मेरा खान? सर एंड में होगा सर। ठीक है जी, मैं देख सर ये लेता प्रेजेंटर है, उमर खान हूँ। प्रेजेंटर अच्छा है। ठीक, अभी ज्वाइन किया फिर इसने। अली अख्तर एब्सेंट है। अली अख्तर के हाँ, हामिद अनवर एब्सेंट है। और रुमाना मुदस्सर एब्सेंट है। और मैं देखता हूँ अभी किसने ज्वाइन किया है, जैसे अभी बता रहे हैं मनोवर अली किसने ज्वाइन किया, मैं देख लेता हूँ। उमैर ने ज्वाइन किया जी अभी रिसेंटली। खान साहब ठीक है जी, मैंने आपको कर दिया। उमैर इमरान भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। उमैर इमरान आज उमैर इमरान। तो बच्चों वंस अगेन जो एब्सेंटीज उनके नाम में बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से आपने अपने नाम सुन लीजिएगा। द फर्स्ट वन फ्रॉम अप टू डाउन। फर्स्ट वन जो मेरे पास है मोहम्मद अली सदीक है, हमजा महमूद है, उमैर इमरान है तीसरा, मोहम्मद अब्दुल्ला सतार है, शाहिद अफजल है, दानिश फवाद है, मोहम्मद मोहिद है, राय उमर बिन फैसल है, मोहम्मद उस्मान तारिक है, अली अख्तर है, हामिद अनवर है और रुबाना है। तो बच्चे ये एब्सेंट है। अच्छा मनवर अली बेटा, तुझे दोबारा मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ। अच्छा जी, आप अनाउंसमेंट पहली वाली ये सुने, वो है जी क्विज नंबर 4। क्विज नंबर 4 की क्विज 4 जो अभी लास्ट चैप्टर आपने 5वां चैप्टर है, इसका क्विज एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होगा कमिंग ट्यूसडे वाले दिन बच्चों, ट्यूसडे को। जरा नोट डाउन कर लें। क्विज नंबर 4 आपका लास्ट क्विज है, ठीक है जी। तो ये जो लास्ट क्विज आपका है क्विज नंबर 4 कमिंग ट्यूसडे, तो मुझे डेट कौन बताएगा कमिंग ट्यूसडे को डेट क्या होगी? सर 26 है। 26 26 है। जनवरी है, ठीक है जी। सर प्रेजेंटेशन भी हमारी तभी स्टार्ट होंगी। बिल्कुल जी, सुनो अभी मैं सारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो अभी ये पहली अनाउंसमेंट होगी क्विज 4 के बारे में। और अब जी असाइनमेंट नंबर 4 जो लास्ट असाइनमेंट है, ये जो चैप्टर नंबर 5 जो अभी आपने एंड किया उसी से रेलिवेंट है। और एक छोटी सी सिंगल पेज असाइनमेंट है जो हमेशा आप करते आ रहे हैं। लेंथी असाइनमेंट मैंने कभी नहीं दी बच्चों को। वो केस स्टडी लिखें। ये बुक का पेज आपकी 161 हो सकता है, वेरिएशन मेरे पास है, लेकिन आप केस स्टडी मैं ना व्हाट्सएप के साथ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन राइट नो आप उसका टाइटल लिख लें, डिजाइनिंग द प्रोडक्शन नेटवर्क, डिजाइनिंग द प्रोडक्शन नेटवर्क एट कूल वाइब्स, डिजाइनिंग द प्रोडक्शन नेटवर्क एट कूल वाइब्स। ये केस स्टडी है, इसके 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, बड़ा सिंपल सा केस है। तो ये आपने सबमिट करवानी है। आज डेट है 21, तो कमिंग थर्सडे ये इसकी ड्यू डेट है। आप इसमें 7 ऐड कर लें, 21 + 7 28 जनवरी इसकी ड्यू डेट है। ये थी ओके सर। असाइनमेंट नंबर 4। अच्छा, अगर पेज मिल गया आपको इट्स ओके, अदरवाइज मैंने आपको बोला सिर्फ आप जरा रीड कर दें जो अभी आपने पढ़ा है, जो जरा लिखा है जो आपने अभी केस स्टडी। डिजाइनिंग द प्रोडक्शन नेटवर्क कूल वाइब्स। ठीक है, थैंक यू बेटा जी। तो अगर आपको ना मिले तो मुझे आपने इंटीमेट करना है, मैं व्हाट्सएप के ज़रिए, एक ही पेज है इसका, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सेकंड अनाउंसमेंट होगी। आप आते हैं थर्ड एंड द लास्ट वन। थर्ड अनाउंसमेंट ये है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, मुझे एज अ वॉलंटियर चाहिए। लास्ट में मैंने बात कर चुका हूँ,
30th जनवरी को मैंने मेकअप क्लास अरेंज कर दी। और आप कैसे चेक करते हो कि लेट्स से अगर कोई टीचर मेकअप क्लास अरेंज करते हैं तो आपकी इंटीमेशन कैसे आती है? कैलेंडर पे सर। कैलेंडर पे शेड्यूल बना देते हैं सर। ठीक है जी, अब वो सर, आपने चेक कर Outlook लेना। पे मेरे मेल भी आ पास जाता तो है। मुझे लिसन भाई, ठीक है जी, आपने मुझे गाइड करना कैलेंडर पर आगे। मुझे उन्होंने इंटीमेट कर दिया कि हमने इन्फॉर्म दुनिया को कर दिया, नहीं बच्चों को कर दिया। तो 30th जनवरी को आपकी जो प्रेजेंटेशन है, तो मुझे पहले, क्योंकि ये एक लास्ट वीक तो प्रेजेंटेशन है ही है, मुझे पहला जो उससे सैटरडे वाले दिन वॉलंटियर चाहिए, 3 से 4 ग्रुप, 3 से 4 ग्रुप। और 3 से 4, 3 तो कंप्लीट हो जाएंगे और 4 जितने भी लोग हैं उनके 1 2 3 4। तो मुझे आपने खुद, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंटीमेट कर दिया है, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर की बात है, तो वो होंगे, वो प्रेजेंटर होंगे सैटरडे वाले दिन। और जो रिमेनिंग रह जाएंगे रेस्ट ऑफ द जितने भी ग्रुप्स हैं, टोटल में अगर 10 to 11 है, उनके होंगे जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं, जो लास्ट वीक हमारा है, ठीक है जी। और 1 फेब से लेकर मेरे ख्याल लास्ट 4 तक, यानी 2 लेक्चर आपके होंगे। एक 2 फेब का होगा, एक मेरे ख्याल शायद 4 को, जो भी लास्ट थर्सडे जिस दिन भी आता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट वीक वाले दिन प्रेजेंटेशन आपकी दोनों लेक्चर हैं। और उससे पहले जो मेकअप एक क्लास अरेंज की, एक ड्यू भी था, वो मैंने इसलिए अरेंज किया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि हमेशा ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, लोग विजिबल नहीं होते, स्कैटर होते हैं, ठीक है। कोई इश्यूज हो सकते हैं नेटवर्क के, राइट इश्यूज भी होते हैं, कुछ इसको एक्सक्यूज़ बनाते भी हैं, कुछ राइट भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो एज अ टीचर ऑप्टिमिस्टिक हम तो ठीक है जी, बच्चे को कह रहे हैं ठीक ही करें, तो इसलिए मैंने एक डे इसके लिए ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। अदरवाइज़ जब ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं तो हम इससे वाइंड अप करते हैं इस एक्टिविटी को 2 लेक्चर्स के अंदर, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, ये बात मैंने होगी कंप्लीट, ठीक है जी। अब आप लोगों ने कोई बात जल्दी से करनी है तो फिर हम इसको दोबारा जहाँ एंड किया था बिफोर द प्रेयर ब्रेक, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जी सर। मैंने जो बातें करनी सर थी जी सर, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था कि कौन नेक्स्ट ट्यूसडे और थर्सडे को सर प्रेजेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ बेटा जी। तो मुझे रिमाइंडर, हाँ मुझे एक वो चाहिए, क्या अपना सीआर को एक मैसेज कम्युनिकेट करना है कि मुझे पूरी क्लास की एक वर्ड में ये फाइल, ये जो उसने मैनेज की हुई है, किस किस्म की फाइल है, जिसमें लिखा हुआ है ये ग्रुप जो आपके हैं मेंबर्स हैं, टेबल वाइज होगा, हर ग्रुप का एक टेबल होगा, उसमें ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनके नाम, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपकी जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका टॉपिक जो है आपका, ये चीज़ें, ये फाइल मुझे चाहिए थी। तो आपने कोई, आप में से मुनव्वर अली या कोई सिया से आपने कोऑर्डिनेट करना है, या ऐसा कोई क्लास में हमारा स्टूडेंट जिसके साथ, हाँ जी, तो ये लास्ट में कम्युनिकेट आपने करना है, ठीक है जी, इस वीक के अंदर। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ गई, तो बच्चों मैंने ना इस वीक में टारगेट, अभी 2 असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए। अगर किसी जगह किसी को 0 नज़र आ रहा है ना किसी असाइनमेंट के स्टिल, इसका मतलब उसने सबमिट मुझे नहीं करवाई। ये 1 और 2 तो मैंने क्लास के अंदर ही चेक कर ली थी, और अब 3 असाइनमेंट्स और 3 क्विज़ेस, ये मैंने आज ही इस वीक का मैंने टारगेट रखा है, और वीकेंड तक इंशाल्लाह आपको चारों के चारों ये 3 असाइनमेंट्स और 3 क्विज़ेस के मार्क्स मैंने अपलोड करने हैं। अगर कोई इसमें वेरिएशन है, डिस्क्रिपेंसी है, तो मुझे आपने इंटीमेट करना है बाय प्रूफ। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर ये देखें, आपने ये असाइनमेंट मार्क की हुई है लेकिन मार्क्स आपने अपलोड नहीं किया, उसमें वेरिएशन आपके 7 है, मैंने 6 लगा दी। वैसे रेयर हो सकता है, ह्यूमन एरर हर जगह आ सकता है, तो अब अगर ज़्यादा हो तब भी बता सकते हैं कि सर कम कर दें, तो मैं दोनों सूरत में आपको अकोमोडेट करूँगा। अगर किसी जगह मिसिंग है, इससे मतलब वो आपने एक्टिविटी की नहीं है, अगर की नहीं तब भी 0 है। तो आपने मुझे ये वीक, सिर्फ मुझे आपने देना है वीकेंड तक, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे के सारे अपलोड करूंगा, और अगला वीक मुझे आपने बताना जिनका वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट का इशू था सर, वो क्या करेंगे? हाँ जी, वो बेटा लाजमी सेंड करना है बेटा, वो तो मैंने कंपल्शन है, उसी डिले तो इसी वजह से हुआ, बाकी तो इतनी देर की मैंने मार्क की हुई है, तो वेट तो इसलिए कर रहे थे ना। अगर तो उनका इशू अपनी तरफ, लाइब्रेरियन की तरफ से है, इट्स ओके, आपने सिर्फ मुझे प्रूफ देना है। अगर आपने सेंड ही नहीं किया फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा जी। नहीं सर, आपको मेंशन सीसी में किया हुआ था लाइब्रेरियन को भी, आपने कहा था फिर मेरे वो हो गया, ठीक है बेटा, वो बात ठीक है। अगर वो लाइब्रेरियन आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, तो मैं आपकी इंटेंशन देख के हो ना, ठीक है ना जी, तो वो लगा देगा। नहीं, फरूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, असाइनमेंट 2 के नंबर आपने अभी तक अपलोड किए हैं ना सर? 1 और 2 के, दोनों के, 1 जी एंड 2 सर। के।
1 और 2 के, 3 के नहीं अभी। सर आपने मेरी एक का 0 मार्क किया हुआ, तो अभी आपने मार्क करने हैं वो? नहीं सुनो भी, अगर आउट ऑफ 1 और 2 में से किसी के 0 है, इसका मतलब उसने सबमिट ही नहीं करवाई। अगर करवाई तो मुझे शो करें, मुझे पिक भेजें। बेटा सुनो भी, ठीक है सर, मैं टाइम आपको ना अभी मेल यहाँ पर दिखा एक और दूंगा स्टूडेंट सर, है, जो मैंने मेल किया आपको, आपने, डेट तो लेके सेंड हाँ कर दूं सर उसको? तो मुझे आपने पिक, अगर मैंने लेट से कोई बाय मिस्टेकन मैंने आपके मार्क्स नहीं नोट डाउन कर सका, कोई रीज़न हो सकती है, तो आपने सिर्फ पिक लेनी व्हाट्सएप कि सर ये देखें, ये मेरी असाइनमेंट आपने खुद मार्क की हुई है, वो मुझे नज़र विजिबल हो, आपका नाम विजिबल हो, असाइनमेंट विजिबल हो, तो आप मुझे पिक भेजेंगे, उसी वक्त मैं अपडेट कर दूंगा बेटा, कोई इश्यू नहीं। तो हम बैठे इस काम के लिए। हाँ जी, जी सर, और थैंक यू। दूसरा जी है रहमान। सर मैंने आपको मैसेज भी कर दिया व्हाट्सएप पे, आप काइंडली वो भी देख ठीक लीजिएगा। ठीक है। और मासूमा तसद्दुक बेटा, हाँ जी मासूमा बेटा, आप क्या पूछना चाह रही हैं, बोले। सर सेम क्वेश्चन सर, मैंने भी असाइनमेंट 2 दी हुई है लेकिन मेरा 0 लगा हुआ है, तो वो मैं आपको शो करा दूंगी फिर आज रात को। बेटा मैंने आंसर भी सेम है, जब क्वेश्चन ठीक है सेम है सर, तो आंसर भी सेम है। ठीक तो है सर, आपने मैंने वो सिर्फ किया हो गया सिर्फ था। हाँ सिर्फ देखिए, बात मैंने आपने सिर्फ मुझे सिर्फ बताने के सर ये आपने मार्क किए हुए हैं, तो मैं यही कह सर रहा हूँ, अगर मैंने मुझे आपको मेल की थी, तो मैं मेल ही कर दूं आपको फिर, या नहीं देखा व्हाट्सएप? बेटा, वही नहीं बेटा, सुने भाई, मतलब जी मुझे ध्यान से सुनो, ये अभी मुझे देखा आंसर आपने खुद ही दे दिया। अगर किसी का डिले है, सुने, सिर्फ उन लोगों का अभी मार्क्स जो नहीं लगे, एक तो सबमिट नहीं करवाई या राइट टाइम पर नहीं करवाई। अब मैं ढूंढूंगा, पहले तो सबसे पहले मैं उन लोगों के मैंने शो कर दिए, अपलोड कर दिए, जिन्होंने राइट टाइम पर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई है, वो नज़र आ रहे हैं। लेट से बाद में मेल किया ना, तो अब मैं ढूंढने वाला काम मैंने अब करना है लोगों के, तो मुझे, मैं आपको मेल भी करूंगा, आप मुझे आपने टाइम बताना है किस टाइम पर आपने मेल की है, इसका मतलब क्लास में नहीं हुई। तो वो तमाम लोग जिन्होंने क्लास में मुझे सबमिट करवाई हैं, उनकी ऑलमोस्ट मैंने कर दी, वो रेयर केस है। हाँ जी फ्रूक, जल्दी पूछ बेटा फिर हम। सर मेरा तो प्लेजरिज्म भी 0% है, मेरे अभी भी सर 8.5 ही लगे हुए हैं सर। बेटा वो तो सिर्फ वो तो कंपल्शन है बेटा, वो उसके अलावा भी तो कुछ करना ना। अगर किसी के 10 भी लगे हैं राइट तो सर। बेटा ये तो आप उसकी, ये तो उसी वक्त पूछते भी क्यों लगे थे भी। तो ये तो वो असाइनमेंट है जो मैंने क्लास में चेक किए थे बेटा, ये तो क्लास में पूछा जा सकता है कि सर आप मुझे बताएं कि रीज़न है मेरी डिडक्शन ऑफ मार्क्स क्या, उस वक्त मेरे सामने थी, मैं आपको बता सकता था। अब मैं तो जी सर, वो कैसे बताऊं। रेफरेंसेस नहीं लिखे थे। ठीक है ना जी, बस जिसके पास है ना वो पूछ सकता है उसी वक्त है। सर मैं असाइनमेंट सामने हो तो बताया भी जा सकता है कि ये रीज़न है, डिडक्शन की वजह ये है, कम मार्क्स की वजह ये है, तो सारा कोई ना कोई। अब वो पुरानी बात मेरे जहन में तो नहीं है, तो आप मुझे, हाँ रिजवान अली, मुझे बेटा याद आ गया जी, रिजवान ने मुझे पिक्स भेजी है बेटा, वो पिक्स के अंदर जो है ना मैंने कोई मार्किंग नहीं की, मुझे आपने वो चीज़ बतानी है। तो जो मैंने मार्किंग की हुई है कि सर ये देखिए आपने मार्क की है, असाइनमेंट चेक की है, ये चेक्ड असाइनमेंट है, मार्क्ड है, और आपने भूल गए हैं, लेकिन अगर आपने मुझे मेल की है तो वो मैं अभी उसको फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, मैं ढूंढूंगा वो कहाँ गया। ये फर्स्ट फेज के अंदर वो तमाम लोगों की चीज़ें पहले शो होंगी, वो असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, जिन्होंने टाइमली सबमिट करवाई हैं, पहला फेज है। अगले फेज के अंदर वो है जो लेट हैं, ठीक है जी, लेट सबमिट करवाएंगे, तो उनकी मैं वो भी सारी उनकी भी वो मार्किंग होगी, लेकिन वो बाद में। हाँ जी सुबहान जाहिद में, बेटा बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जो आपने जैसे कि जो क्लास पार्टिसिपेशन है और जो की है उसमें 0 में से 0 लगा हुआ है, तो क्या मतलब हाँ अभी बेटा, अपलोड ही नहीं हुआ है? और सुने भी, बड़ा अच्छा याद आ गया यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें अभी क्लास पार्टिसिपेशन याद आ गया जी। तो बच्चों बात सुनो भी, क्लास पार्टिसिपेशन में जो 3 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स है, एक आपने फाइल मेंटेन करनी है 3 मार्क्स की आउट ऑफ 10। वो फाइल के अंदर आपने क्या होना चाहिए, ये ना HEC की रिक्वायरमेंट भी है, और मैं आपको रिवार्ड दे रहा हूँ 3 मार्क्स इसी चीज़ के। क्लास एक्टिविटी जो अभी सुबहान ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे वो याद आ गया, नहीं तो स्किप होना था। आपने एक फाइल मेंटेन करनी है, फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, 4 असाइनमेंट्स, 4 क्विजेस उनके हार्ड फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर वो जो शॉर्ट फॉर्म है क्विज वो आपके करें, मैं सबको रिटर्न करूंगा, हर एक्टिविटी इस वीक में रिटर्न होना शुरू हो जाएगी, क्विज 2B 3B, ठीक है जी, ये आपको रिटर्न होंगे। इसी तरह असाइनमेंट्स जो आपने मुझे टीम के अंदर भेजी रिटर्न होंगी, तो आपने उनका प्रिंट आउट लेना है और एक फाइल मेंटेन करनी है। फाइल के अंदर क्या चीज़ें होनी, 4 असाइनमेंट, 4 क्विजेज। नेक्स्ट है जो आपके पास प्रोजेक्ट का टाइटल पेज है, प्रोजेक्ट अभी आपका है इसका टाइटल पेज, ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। तो जिस तरह आपका पेपर है आपने साथ कैरी करनी है, फाइल कवर में अच्छी तरह कि सर ये मेरी 4 असाइनमेंट्स हैं, 4 क्विजेज हैं,
तो 3 मार्क्स तो उन तमाम लोगों को उसी वक्त रिवार्ड हो जाएंगे जब मुझे वो शो ऑफ करेंगे, सर ये मेरी असाइनमेंट है, मैंने नहीं रखनी, आपने कैरी करनी है, लेकिन आपने वो फाइल एक मैनेज करनी, मेंटेन करनी है जिसमें 4 असाइनमेंट्स हैं, 4 क्विजेज हैं और एक आपके पास प्रोजेक्ट का जो टाइटल पेज है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। तो आपको जो 10 मार्क्स है ना, तो 3 तो उसी वक्त इस काम के मिल गए, सिर्फ आपके अपनी चीज़ें और बाकी जो आपकी पार्टिसिपेशन है जी उसमें आपके सर अभी असाइनमेंट 2 हुई है ना, 2 अभी 2 सर कितनी असाइनमेंट्स अभी तक हो गई हमारी? प्यारे बच्चों 3 असाइनमेंट्स हो गए, 3 क्विज हो गए सर। 2 मार्क अभी आपने 2 अपलोड किए हैं कि तीनों कर दिए? सर लेकिन जो क्विजेज हैं वो तो एमसीक्यू टाइप थे ना, तो वो जो भी था आपने प्रिंट लेना, एमसीक्यूज हो या दूसरे हो भाई, जिस फॉर्मेट के भी क्विजेज हैं, जब आपने फाइल मेंटेन करनी उसके अंदर 4 असाइनमेंट्स 4 क्विजेज 8 हो गए। और 9th आपने क्या चीज करना, आपने प्रोजेक्ट जो आपका है उसका टाइटल पेज, बस ये मुझे आपने फाइल, आपकी फाइल आपके पास क्विज के मार्क्स आपने अपलोड किए हैं सर पोर्टल पे? नहीं बेटा, मैं कहीं जा रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं क्या बेटा आप सुन नहीं रहे, मैं क्या अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स के मार्क्स अपलोड किए हैं। मैंने कहा इस वीकेंड तक मैंने जो अपना टारगेट सेट ये किया, 3 असाइनमेंट्स 3 क्विजेस के मार्क्स आपको शो ऑफ होंगे आपके पोर्टल पर। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ उसमें वेरिएशन है, डिस्क्रिपेंसी है, वो सारी की सारी उसको करेंगे जी, हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी जी, अहमद बेटा, अहमद नवीर, अहमद नवीर। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बेटा जी। सर जब आपने कहा था कि प्लेजरिज्म रिपोर्ट सबमिट करानी थी, सर आपने डेडलाइन दी थी असाइनमेंट सबमिट कराने की, सर बाज़ का कुछ बच्चों को तब रिपोर्ट नहीं आई थी तो उन्होंने सबमिट नहीं कराई थी, तो वो ड्यू डेट में चले जाएंगे, इसलिए आपको बाद में मेल की होगी? नहीं सुनो बेटा, वो कोई भी नहीं जाएगा, वो ड्यू डेट में ही रहेंगे। अगर रिपोर्ट वो आपकी, ठीक है जी, वो आपके एंड पर नहीं है, उसमें बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो असाइनमेंट डेडलाइन तक उन्होंने मेल कर दी हो तो हाँ वो मैं उनको ड्यू डेट में करूंगा जी। नहीं अच्छा सर, जी, रिजवान कोई कहना चाह रहा है जी, रिजवान। हाँ जी रिजवान बेटा जी सर, मेरा ना 2 वीक्स ना लेट रजिस्टर्ड हुआ था, आपको पता होगा, मैं 4-5 क्लासेस के बाद क्लास में आया था, तब तक एक असाइनमेंट हो चुकी हुई थी। ठीक है। तो मैंने वो वाली असाइनमेंट जो आपने टीम्स पे आपने असाइनमेंट 2 का प्लेजरिज्म वाला जो आपने वो बनाई थी ना एक टैब, वहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, मैंने वहाँ पे दोनों असाइनमेंट्स अपनी ना सबमिट करा दी थी, तो काइंडली उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने टाइम पे नहीं कराई थी इसलिए आपने वो नहीं, यानी कि नंबर ऐड नहीं किए, तो उसकी खैर है, लेकिन उसको देख लीजिएगा आप प्लीज। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ सबको देखूंगा, मैं सिर्फ अभी जो आपको बता रहा हूँ ये जो असाइनमेंट 1 और 2 तो ये तो हमारे ऑन कैंपस हो गई थी, ये दोनों असाइनमेंट ऑन कैंपस हो चुकी थी, असाइनमेंट 1 भी असाइनमेंट 2 भी, ठीक है ना जी। उसके बाद जो मैंने एक्टिविटी जनरेट की थी वो तो इनकी रिपोर्ट्स की थी, वो भी मुझे आपने बताना है, रिमाइंडर देना है, तो मैं करूँगी, इसलिए आपको पूरा 1 वीक मिलेगा इन कामों की, नहीं टाइम होगा। हाँ जी, और किसी का इशू है तो बोल सकता है अहमद स्टील। हाँ जी, अगर कोई इशू नहीं तो प्लीज यू मेल लॉयर। हाँ हाँ जी अहमद। 1 और 2 जो सर हुए थे हमारे कैंपस के अंदर, सर उनका हम मतलब सोल्यूशन वाला जो पार्ट है सर वो कहाँ से लाएंगे? सोल्यूशन वाला पार्ट क्या मकसद? मतलब सर यानी कि एक नहीं बेटा, आपका जो मुझे जहाँ तो याद पड़ता है सिर्फ एक क्विज हुआ था ऑन कैंपस, बाकी तो सारे के सारे आपके ऑनलाइन क्विजेस नहीं हुए 2 और 3। जी जी, एक ही क्विज हुआ था ऑन कैंपस, लेकिन सर वही कह रहा हूँ ना कि वो जो क्विज हुआ था वो सॉल्यूशन कहाँ से लगाएंगे फाइल में? वो बेटा मैं जब अब आपके जिस दिन में आपकी मीटिंग होगी पेपर वाले दिन मैं साथ लेता हूँ, आप ले लीजिएगा, वो आपकी अमानत है, मैंने क्या करने घर में फेंक नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वो चेक हो गया, आपको मिल जाएंगे। बड़े अच्छा सिर्फ रिमाइंडर देना है कि पेपर से 1 दिन पहले के सर आपने वो कैरी करने अपने साथ, तो मैं आपके साथ ले आऊंगा, आप अपने फाइल के अंदर लगाएं, ठीक है। ये इशू रिजॉल्व हो गया ना जी, ये वो बड़ा अच्छा मुझे याद करा दिया। तो सिर्फ आपने जिस दिन आपका पेपर है ना, पेपर से 1 दिन पहले, ताकि मैं अपने बैग के अंदर जिधर मैंने वो चीज़ें कैरी करनी है उसके अंदर मैं रखूं आपका क्विज नंबर 1। अच्छा याद करा, बाकी लोगों को भी मेरे पास हैं तो मैंने वो कैरी करने हैं। अच्छा ठीक है, मैं नोट डाउन इसे करता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ।
तो सिर्फ आप में से किसी एक स्टूडेंट ने सर मुझे ना असाइनमेंट एक 1 मैसेज और कर 2 ऑन कैंप असाइनमेंट 1 और 2 ऑन कैंपस हो गई थी यानी कि, लेकिन अगर किसी ने रिपोर्ट उसकी बाद में सबमिट करवाई है, आपको असाइनमेंट बाद में सबमिट करवाई है, तो आप उनको यानी इश्यूज जब रिजॉल्व करेंगे तब कंसीडर कर लेंगे ना मार्क्स? हाँ बेटा कर लेंगे, डन हो गए। लेकिन जिनका आपका तो जेनवन जिनकी रजिस्ट्रेशन लेट हुई ना, तो उनको मैं ठीक है, उनका वो पेनल्टी नहीं होगी। जिनकी उनके पास एक जेनवन एक्सक्यूज है, अगर लेट है, यूनिवर्सिटी ने लेट किया, तो आपका फॉल्ट नहीं है। जी सर, उस केस आपको में भी ठीक पता है, मैं आपको 5-6 क्लासेस के बाद आया था, आपने खुद भी बोला था कि आपकी आज पहली क्लास है। चलो ठीक है जी, मान गए, चलो डन हो गया जी। अच्छा जी, और वापस आते हैं जी, आप तो टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला, तो सर इस अभी एयर चैप्टर की की बात है। स्लाइड भी अपलोड कर दें सर। हाँ बेटा मैं अभी करता हूँ, अभी ये ना इस लेक्चर के बाद में ही आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है जी, डन हो गया ओके जी। थैंक यू। ये चीज़ आपकी ना, ये प्रॉपर्टी अब आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वापस आते हैं जी, हम ये बात कर रहे थे एयर मोड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फीचर क्या है, एयर मोड को कब और कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और इसका वर्ल्ड वाइड इसका रेशो क्या है। ठीक है जी, उसकी कॉस्ट क्या आती है, ये सारे फैक्टर हम अभी देखते हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट इसको रीड करे, स्लाइड नंबर कौन सी वाली है, 7 को रीड कर दे, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं जी। स्लाइड cost components, fixed infrastructure and equipment, labor, fuel, variable depending on passenger and cargo. Key issues: location, numbers of hub, fleet assignment, maintenance schedules, crew schedules, price and availability. थैंक यू बेटा जी, वेल डन। तो वो जो सबसे पहले जी हम एयर यूज़ करते हैं, तो एयर आपने जो मोड है ना, इट इज़ नंबर 1 फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे फास्टेस्ट भी है और सबसे एक्सपेंसिव ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कार्गो। और इसका फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। किस केस के ज़ाहिर है इसमें डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एयर कंपनी के साथ साथ जो इसमें है वो सिविल एविएशन है, सिविल एविएशन इसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे इसमें सिविल एविएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ज़ाहिर है कि अगर आपने लैंड करना, आपने टेक ऑफ करना, तो आपको स्पेस चाहिए। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये स्पेसिफिक जो सिविल एविएशन है और स्पेसिफिक टर्मिनल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इसका जो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और इक्विपमेंट है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो लेबर और फ्यूल की कॉस्ट भी है, वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन पैसेंजर और कार्गो। ये इसमें जो इंडिपेंडेंट, इसमें जो किस चीज़ की है, जो इसकी फिक्स कॉस्ट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो। लेकिन वेरिएबल है इसमें जो कॉस्ट है, इसका जो एयर जो मोड है, इसके जो की इश्यूज है, नंबर 1 इसमें लोकेशन और नंबर ऑफ हब्स है। लोकेशन और नंबर ऑफ हब्स इसमें एयरपोर्ट्स हैं। और फ्लीट असाइनमेंट ये है कि स्केजुलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट उसकी है। फिर मेंटेनेंस स्केड्यूल है डिफरेंट, आपको तमाम लोग फेमिलियर होना भी हमें चाहिए। परमिशन, जब भी आप टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ करने से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है मेंटेनेंस स्केड्यूल चाहिए। और क्रू स्केजुलिंग भी है, प्राइस और अवेलेबिलिटी है, और किन प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। सबसे पहले आप देखिए इसके फीचर लिखें, तो उन तमाम प्रोडक्ट के लिए जिनका साइज नंबर 1 स्मॉल है और नंबर 2 वो हाई वैल्यू आइटम्स है। अब देखते हैं जो एयर हमारे पास है, इट इज़ द वेरी फास्ट एंड द वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और वेयर वी यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वी मे यूज। नंबर 1 फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द साइज ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी स्मॉल। The next one, the price, the value of the product should be high value. Number 3 जो attributes हैं या characteristic है वो time sensitive यानी emergency है, जैसे कोरोना वैक्सीन है। और जो shipment size है जनरली वो होता है अंडर 500 पाउंड्स है। अंडर 500 पाउंड्स है शिपमेंट का जो साइज़ है। जनरली मोस्ट ऑफ द जो केसेस है वो इसके अंडर होना चाहिए। जो आपने एट्रीब्यूट्स आपने लिखे हैं, ज़रा मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स लिखे हैं आपने।
किन प्रोडक्ट के लिए ये फिट है, ये एयर मोड ट्रांसपोर्टेशन डेट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव? साइज स्मॉल, हाई प्राइस वैल्यू, टाइम सेंसिटिव। ठीक है जी। तो कोई स्टूडेंट इसको पिन पॉइंट करेगा, हाई वैल्यू आइटम कौन कौन सी हो सकती हैं, या टाइम सेंसिटिव कौन कौन सी हो सकती हैं? जो इमरजेंसी आइटम्स, अभी मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की है। मेडिसिन, वेल डन। सर वाटर। और सर जस्ट लाइक के जो फूड आइटम्स होते हैं सर, उनको जिस तरह पाकिस्तान से आप अमेरिका की जो शिपमेंट जाती है सर, उनको बहुत जल्दी लेके जाते हैं। ठीक है जी। अभी एक स्मॉल साइज होना चाहिए, नंबर 1 एक बात है, और दूसरी बात है कि वो जो आइटम्स होने चाहिए प्रोडक्ट हाई वैल्यू होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन है टाइम सेंसिटिव या इमरजेंसी आइटम्स होना चाहिए, और उनका जो शिपिंग साइज़ है इन टर्म ऑफ वेट वो अंडर 500 पाउंड्स होना चाहिए। वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वो लाइट वेट भी होती हैं, और हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एयर के लिए। स्मॉल साइज़ होना चाहिए। आप देखें कोई एक दो नाम मुझे बोलने कि सर ये प्रोडक्ट है लेकिन ये बड़ी स्मॉल साइज़ है लेकिन बड़े एक्सपेंसिव हैं, उनके लिए ये बेस्ट एयर जो मोड हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, वेरी फास्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। अगेन ये वर्ड है, वेरी फास्ट, वेरी एक्सपेंसिव एंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। और डिस्टेंस भी आप ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर यूज़ करेंगे तो एयर हम यूज़ करेंगे। हाँ जी। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ अ सप्लाई चेन तो हम स्पेसिफाई करें, पिन पॉइंट करें कि सर ये जो प्रोडक्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, दोज आर स्मॉल एंड वेरी हाई प्राइस आइटम्स हैं। हाँ जी। कोई एक दो नाम मैंने आपको वैसे आंसर बोल दिए। जिस तरह वो इन एयर जो एरोप्लेन्स होते हैं सर, जेट सर, उनकी जो चीज़ें होती हैं सर, वो भी तो बाय